हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर इन वन शॉर्ट वीडियो। इम्पॉर्टेंट है आपका। इसमें हमने सभी न्यूमेरिकल्स इंक्लूड किए, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स इसमें मैंने किए हैं एनसीईआरटी के। ठीक है बेटा। तो वैसे इंडिविजुअल मैंने टॉपिक्स पे भी अपने लेक्चर्स वीडियो बनाए हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये कंप्लीट सॉल्यूशन चैप्टर है आपका, वन शॉर्ट वीडियो है। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स दैट कैन बी इन सेम फेज और डिफरेंट फेज। ठीक है बेटा। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स सेम फेज में भी हो सकते हैं बेटा, और डिफरेंट फेज में भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं बेटा हम बाइनरी सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है बेटा सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो सॉल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है बेटा, और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जो सॉल्यूशन के अंदर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल NaCl सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट अगर बात करें तो ये NaCl होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा बेटा, वाटर होगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है बेटा हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमारे सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट रहेगा सॉलिड फेज में रहेगा, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड फेज में रहेगा, और गैसेस सॉल्यूशन में बेटा सॉल्वेंट गैसेस फेज में रहेगा। तो देखो पहले बात करते हैं गैसेस सॉल्यूशन की। तो इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं एनसीईआरटी टेबल से, गैस इन गैस मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। फिर दिया लिक्विड इन गैस क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस। देन सॉलिड इन गैस कम्फर इन नाइट्रोजन गैस। इसी तरह आपका लिक्विड सॉल्यूशन दिया है, गैस इन लिक्विड ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, सॉलिड इन लिक्विड ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। तो बेटा लिक्विड सॉल्यूशन में आपका जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड फेज में, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉलिड फेज में रहेगा। इसमें भी आपके फर्दर 3 एग्जाम्पल्स हैं। गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, लिक्विड इन सॉलिड अमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम, एंड सॉलिड इन सॉलिड कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, जो कि एलॉइज होते हैं हमारे बेटा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स की, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम्स के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी होती है परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलरिटी, मोलेलिटी, मॉल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन। तो पहले डिस्कस करेंगे परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स। इसमें भी फर्दर कई टाइप्स के होते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स में। फर्स्ट टाइप इज मास परसेंटेज, इसको बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ कैन बी डिफाइन एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना भी मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो सॉल्यूशन की मास बाय मास परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर्मूला जो है हमारा मास बाय मास परसेंटेज निकालने के लिए वो ये है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नॉट पॉइंट, इफ़ 10% ग्लूकोज दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के अंदर, इट मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज हमारा डिजोल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। और मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा बेटा, 100 ग्राम सॉल्यूशन माइनस 10 ग्राम सॉल्यूट, तो 90 ग्राम ऑफ वाटर हमारा मिल जाएगा। और ये जो कंसंट्रेशन टर्म हम यूज़ करते हैं बेटा, ये इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन 3.62% सोडियम हाइपोक्लोराइड बाई मास, यानी 100 ग्राम ब्लीचिंग सॉल्यूशन के अंदर 3.62 ग्राम सोडियम हाइपोक्लोराइड प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसमें हमारा है बेटा ये आपका कैलकुलेट द मास परसेंटेज, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो देखो हमें मास ऑफ बेंजीन दिया है 22 ग्राम और मास ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड दिया हुआ है 122 ग्राम। तो मास परसेंटेज बेंजीन का हम कैसे निकालेंगे बेटा, मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक बेटा। तो मास ऑफ बेंजीन कितना है 22, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट 22 प्लस 122 इंटू 100, तो जाएगा 22/144 इंटू 100। ठीक बेटा। और यहाँ से हमारा ये निकल के आएगा कैलकुलेशन के बाद, आफ्टर कैलकुलेशन 15.28%। इसी तरह मास परसेंटेज CCl4 का कैसे हम निकालेंगे, मास ऑफ CCl4 डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू 100। तो मास ऑफ CCl4 कितना है बेटा 122, एंड टोटल मास कितना 144 इंटू 100, और ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 84.72%। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपने मास ऑफ बेंजीन निकाल लिया 15.28%, और परसेंटेज ऑफ CCl4 आप निकालोगे बेटा इन शॉर्ट 100 माइनस 15.28%, ये हमें मिल जाएगा सेम 84.72%। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसमें हमारा है
मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ डिफाइन एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंट करेगा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को। कैलकुलेट क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl दिया है मास बाई वॉल्यूम, इट मीन्स 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है बेटा 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। और ये कंसंट्रेशन टर्म हम यूज़ करते हैं बेटा मेडिसिन एंड फार्मेसी के अंदर। कई बार आपका नीट में क्वेश्चन बन जाएगा दैट कौन सा कंसंट्रेशन टर्म, परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म हम मेडिसिन और फार्मेसी में यूज़ करते हैं बेटा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट है बेटा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये ऐसे सॉल्यूशन के लिए हम निकालते हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, है ना, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम by volume percentage? It can be defined as volume of the solid या volume of the component present in 100 ml of solution। यहाँ से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना आ जाएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। नोट पॉइंट 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइलिन ग्लाइकोल यूज एज एंटी फ्रीज इन कार्स फॉर कूलिंग इंजन। तो 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइलिन ग्लाइकोल हम यूज़ करते हैं एज एंटी फ्रीज इन कार्स फॉर कूलिंग इंजन, और इट लोवर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 255.4 केल्विन तक ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लोअर कर देता है बेटा 35% इथाइलिन ग्लाइकोल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा मोलरिटी कंसंट्रेशन टर्म, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका मोलरिटी और मोलरिटी से बहुत बन के आते हैं। तो मोलरिटी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये डिफाइन करता है उसकी मोलरिटी को। फॉर्मूला देखो बेटा, मोलरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे फाइंड करते हैं? अगर नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया है बेटा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर बेटा वॉल्यूम ml में दिया हुआ है तब हम वॉल्यूम को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है बेटा। इसी तरह आपका मोलरिटी क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, और वॉल्यूम ml में दिया तो 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। जैसे हमारा दिया फॉर एग्जांपल 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, इट मीन्स हमारे 2 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है बेटा। और या फिर 2.5 मोलर यूरिया सॉल्यूशन दिया है, इट मीन्स 2.5 मोल ऑफ यूरिया प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। ये कह दो कि 2.5 मोल यूरिया प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन या 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसमें हमारा है बेटा मोलरिटी पे क्वेश्चन है आपका। कैलकुलेट द मोलरिटी, NCERT क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट 26 H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और दूसरा है 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो देखो मोलरिटी निकालने के लिए हमारे पास सिंपली फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना दिया है, ए जो आपका ए क्वेश्चन है, ए पार्ट है, इसमें हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 30 ग्राम। मॉलिकुलर वेट फाइंड करेंगे CuNO3 6 H2O, ये निकल के आएगा हमारा बेटा 291 ग्राम पर मोल। तो मोलरिटी क्या हो जाएगा? गिवन वेट 30 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट 291 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना दिया है 4.3। तो यहाँ से हमारा मोलरिटी कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगा बेटा 0.023 मोलर। अब सेकंड पार्ट दिया 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूट किया हमने इसको 500 ml में। तो यहाँ पे हमारा लगेगा बेटा डाइल्यूशन इक्वेशन, ठीक है। यहाँ क्या लगेगा हमारा डाइल्यूशन इक्वेशन। तो देखो V1 कितना है 30 ml और मोलरिटी H2SO4 की कितनी है 0.5 मोलर। सेकंड में हमारा वॉल्यूम कितना है 500 ml और हमें M2 निकालना है बेटा, है ना, मोलरिटी। यदि हम इसको 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 को डाइल्यूट कर दें 500 ml में, तब हमारा मोलरिटी कितना होगा? तो डाइल्यूशन इक्वेशन लगा दो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है बेटा। तो ऐसे केसेस में जब डाइल्यूट करते हैं किसी सॉल्यूशन को तो डाइल्यूशन इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो M1 कितना 0.5, V1 कितना 30, M2 हमें कैलकुलेट करना है और V2 कितना 500 ml। तो यहाँ से M2 कितना आ जाएगा बेटा 0.03 मोलर कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसमें हमारा क्वेश्चन देखो, ये है NCERT क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज इन द लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन। What should be the molarity of such a sample of acid if the density of the solution is 1.504 ग्राम पर ml। तो देखो ऐसे केसेस में जब आपको डेंसिटी भी दिया हुआ हो और
परसेंटेज भी दिया, मास बाई मास परसेंटेज भी दिया हो, तो बेटा मोलरिटी निकालने के लिए सबसे अच्छा ये फॉर्मूला है आपके पास। अभी मैं बता रहा हूँ दैट अगर आपको डेंसिटी भी पता है क्वेश्चन के अंदर और परसेंटेज भी पता है, तब मोलरिटी आप इस फॉर्मूले से निकाल लेना, परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट। तो देखो परसेंटेज कितना दिया है 68 और डेंसिटी कितना दिया है 1.504 इंटू 10 डिवाइडेड बाई HNO3 का मॉलिकुलर वेट होता है बेटा 63, ठीक है 63। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारा मोलरिटी आ जाएगा 16.23 मोलर। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। जब आपको परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म भी दिया हो, डेंसिटी भी दिया हो, तब आप ये फॉर्मूला लगा के मोलरिटी कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया है डाइल्यूशन इक्वेशन। जब हम किसी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं, तब हम अप्लाई करते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। या जैसे सपोज हमारे पास 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन है, इससे हमें तैयार करना है बेटा 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन से हमें बनाना है 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। देन हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड एंड हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। तो देखो 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन को हमें बनाना है 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। तो देखो हमें ये देखना पड़ेगा हमें 1 मोलर NaOH सेल का कितना वॉल्यूम लेना है। तो ये हम वॉल्यूम और मोलरिटी कितनी है 1 मोलर, और ये कितना मोलरिटी 0.2 मोलर, और 0.2 मोलर कितने में प्रेजेंट है बेटा 1000 ml में। तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके, आप V कैलकुलेट करोगे यहाँ से 200 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। अब हमें 200 ml चाहिए, तो 200 ml में कितने मॉल प्रेजेंट होंगे 0.2 मॉल प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर मोलरिटी निकालने तो 0.2 मॉल कितने में प्रेजेंट होने चाहिए 1000 ml में। तो बाकी आपका जो सॉल्यूशन है 200 ml, इसमें हम 800 ml वाटर ऐड कर देंगे और हमारा सॉल्यूशन कितना बन जाएगा बेटा 1000 ml हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसमें 0.2 मॉल प्रेजेंट होंगे, और यहाँ से हमारा मोलरिटी कितना आ जाएगा बेटा 0.2 मोलर। अब बात करते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। सपोज हमारे पास 2 एसिड हैं M1V1 और M2V2 के, इनको हमने मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद जो हमें मिक्सचर मिला उसकी मोलरिटी क्या होगी। तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला है मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन आपका दिया मोलरिटी ऑफ मिक्सचर ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 2 मोलर 250 ml HCl एंड 4 मोलर 350 ml HCl। देखो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे, मोलरिटी कितना दिया M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 अप्लाई कर लो। तो M1 कितना 2 मोलर, V1 कितना 250 ml, प्लस M2 कितना 4 मोलर और V2 कितना 350 ml डिवाइडेड बाई 250 प्लस 350। तो ये हमारा 500 हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन 500, ये मल्टीप्लिकेशन 1400 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना 600। सॉल्व कर लो, यहाँ से हमारा मोलरिटी कितना मिल गया बेटा 3.16 मोलर। नाउ ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ मिक्सचर ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 2.5 लीटर 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन एंड 3 लीटर 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन। ऑप्शंस आपके दिए ABCD 4 ऑप्शन दिए, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कितना आपका आंसर आया बेटा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कितना ऑप्शन आ रहा है आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा बेटा हमारा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, और वेट अगर ग्राम में दिया है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, 1000 से डिवाइड करोगे 1000 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस मोलैलिटी इंटू M2 डिवाइडेड बाय 1000। जहाँ पे स्मॉल m है बेटा मोलैलिटी, D है बेटा डेंसिटी, कैपिटल M है मोलैलिटी, और M2 यहाँ पे लेना होता है मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बेटा, आई बात समझ में क्लियर। तो कई बार आप शॉर्ट फार्मूला लगा के भी, सपोज आपको मोलैलिटी दिया हुआ है, मोलैलिटी पूछा है और डेंसिटी भी दिया हुआ है सॉल्यूशन का, तो आप ये फार्मूला लगा के मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते। दूसरा रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में बेटा ये रिलेशन है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू MA। अब यहाँ पे MA क्या है बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें लेना होता है, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर बेटा, तो ये रिलेशन याद रखिएगा। अब देखो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। यानी में 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन तैयार करना है 2.5 kg, तो हमें कितना अमाउंट ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड होगा।
ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखो 0.25 मोल एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि हमारा जो 0.25 मोल यूरिया किस में प्रेजेंट है बेटा, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और ये 0.25 मोल यूरिया को जब आप मल्टीप्लाई करोगे उसके एटॉमिक मास से यूरिया के 60 से, तो हमें मिल जाएगा यूरिया का मास। तो यूरिया का मास कितना आया, 15 ग्राम। ठीक बेटा, मोल्स को हमने मल्टीप्लाई किया मॉलिकुलर वेट ऑफ यूरिया के साथ, हमें मिला वेट ऑफ यूरिया 15 ग्राम। तो 15 ग्राम यूरिया कितने में प्रेजेंट है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। और इन दोनों का एडिशन कराओगे 15 प्लस 1000 ग्राम, तो हमारा जो सॉल्यूशन का मास कितना आया, 1015 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें कितने ग्राम यूरिया बेटा, 15 ग्राम। और 2.5 kg यानी 2500 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर फिर कितना यूरिया आएगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल कैलकुलेशन अप्लाई करो, 25 × 100 × 15/1015। तो हमारा कितना है, 36.94 या 37 ग्राम यूरिया का रिक्वायरमेंट होगा अगर हमें 2.5 kg यूरिया सॉल्यूशन तैयार करना है 0.25 मोल एक्वस सॉल्यूशन का। क्लियर बेटा, एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस न्यूमेरिकल को। 0.25 मोल यूरिया प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मॉलिलिटी इतना दिए हुए। इसको मास में कन्वर्ट करो मॉलिकुलर वर्ड से मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगा 15 ग्राम 1000 ग्राम में। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट ये है, सॉल्वेंट ये है, तो दोनों का सम करोगे तो हमें मिल जाएगा सॉल्यूशन का मास। अब इतने सॉल्यूशन के मास में कितने ग्राम यूरिया है, 15 ग्राम। और 2.5 kg सॉल्यूशन के अंदर कितना आएगा बेटा, ये आप फिर सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, 2500 × 15/1015। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 37 ग्राम यूरिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है बेटा, calculate molality and molarity of potassium iodide if the density of 20% aqueous potassium iodide solution is 1.202 ग्राम पर ml। तो देखो बेटा, हमें यहाँ पे मास बाय मास परसेंटेज कितना दिया है, 20%। 20% पोटेशियम आयोडाइड दिया है मास बाय मास, ठीक है, मास बाय मास। इट मीन्स 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट है हमारा 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 100 - 20 80 ग्राम सॉल्वेंट। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालो पोटेशियम आयोडाइड के, 20 डिवाइडेड बाय पोटेशियम आयोडाइड का मॉलिकुलर मास कितना आएगा, 39 + 127, तो जाएगा 20/166। तो हमारे पास कितने मोल्स आ गए पोटेशियम आयोडाइड के बेटा, 0.120 मोल। मॉलिलिटी निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड के कितने आए बेटा, 0.120। और मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना आया, 80। इसको kg में कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। यहाँ से हमारा जो मॉलिलिटी मिलेगा कैलकुलेट करके वो मिलेगा बेटा 1.5 मोल एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो मॉलरिटी। मॉलरिटी के लिए मैंने बताया, जब आपको परसेंटेज भी पता हो, डेंसिटी भी गिवन हो, तो आप मॉलरिटी इस फॉर्मूले से बेटा फाइंड कर लेंगे। मॉलरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू 10 इंटू परसेंटेज डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट। तो डेंसिटी कितना दिया है, 1.202 और 10 और परसेंटेज कितना है, 20 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड बेटा कितना, 166। तो यहाँ से हमारा 1.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ये आंसर आ जाएगा। और अगर आपने मॉलिलिटी फाइंड कर लिया तो मॉलिलिटी आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। देखो डेंसिटी भी दिया हुआ है और मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट आप रख लोगे यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इसमें मॉल फ्रैक्शन, कंसंट्रेशन का। मॉल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज़ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मॉल्स इन सॉल्यूशन, to the total number of moles in solution। ठीक है बेटा, तो किसी सॉल्यूशन के अंदर आपको जिस कंपोनेंट का मॉल फ्रैक्शन निकालना है उसके मॉल लेने हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉल्स इन सॉल्यूशन से आपको डिवाइड कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कंपोनेंट है, ए सॉल्यूट है और बी सॉल्वेंट है, दोनों को मिला के हमारा ए बी सॉल्यूशन तैयार होता है। ए के मॉल्स हमने ले लिए एन ए, बी के मॉल्स हमने ले लिए एन बी। नाउ व्हाट इज मॉल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन एन ए प्लस एन बी। इसी तरह मॉल फ्रैक्शन बी कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन एन ए प्लस एन बी। यहाँ से मॉल फ्रैक्शन ए के लिए कितना आ जाएगा बेटा, एन ए। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ना देखे, वेट ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है, तो मॉल फ्रैक्शंस नंबर ऑफ मॉल्स को कन्वर्ट कर लो बेटा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट प्लस वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ये किसके लिए, और कंपोनेंट ए के लिए और कंपोनेंट बी के लिए ये हो जाएगा। और हम सीधा ये भी याद रखते हैं रिलेशन दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 और एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 -
XA। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अगर आप एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाले हो तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 1 माइनस XA। क्लियर। नेक्स्ट बेटा इसमें दिया है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इफ़ 2 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। तो देखो हमारे पास A के मोल्स कितने, 2, B के मोल्स कितने बेटा 3। तो A का मोल फ्रैक्शन निकालना तो A के मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। 2/2 + 3 तो 2/5 कितना आ जाएगा बेटा 0.4, और XB कितना आ जाएगा 1 माइनस XA, 1 माइनस 0.4 तो कितना आ जाएगा बेटा 0.6। नाउ कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 56 ग्राम डाइनाइट्रोजन एंड 22 ग्राम CO2। अभी नंबर ऑफ मोल्स में देखिए हमें वेट ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है बेटा। तो मोल फ्रैक्शंस आपको वेट ऑफ सब्सटेंस दिया है तो पहले यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल लेना 56/28, और यहाँ से बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल लेना 22/44। ठीक है, इसको सॉल्व करके मोल फ्रैक्शन कमेंट बॉक्स में बताना बेटा कितना आंसर आ रहा है आपका। मोल फ्रैक्शन N2 के कितने आए और मोल फ्रैक्शन CO2 के कितने आए, ये कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें दिया हुआ है बेटा ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर लीटर देन व्हाट शैल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो 10% ग्लूकोज दिया है हमें, तो इट मीन्स हमारा 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा बेटा 100 माइनस 10, 90 ग्राम वाटर हमारे पास आ जाएगा। तो देखो बेटा हमारे पास नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आएंगे 10 मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज 180, तो हमारे पास मॉल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आए 0.55 मोल। इसी तरह 90 ग्राम वाटर है, इसका मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे, वाटर के कितने आए बेटा 5 मोल, और मोलैलिटी कितना आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.55 डिवाइड बाई 90 ग्राम ऑफ वाटर, इसको केजी में कन्वर्ट करोगे 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हमारे पास मोलैलिटी आ गई 0.617। अब हमें मॉल पता है इसके ग्लूकोज के भी और वाटर के भी सॉलिड सॉल्वेंट, तो मॉल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना आएगा, मॉल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा बेटा हमारा 0.055 डिवाइडेड बाई 5। हालांकि आप 5 में टोटल मोल्स लोगे 0.055, ये बहुत छोटा वैल्यू है तो इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया 0.055/5, ये हमारे पास आया 0.011, और मोल फ्रैक्शन वाटर का कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.011। एक कंपोनेंट का हमें पता चल गया, दूसरे कंपोनेंट का निकालना है, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारे पास 0.989 और अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 0.99। और अगेन फिर से परसेंटेज दिया 10%, डेंसिटी दिया है, मोलैलिटी आप निकालोगे इस फॉर्मूले से बेटा, डेंसिटी इंटू 10% डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ से हमारा ये मोलैलिटी आया 0.67 मोलर। ठीक बेटा, नेक्स्ट हमारा इसमें दिया हुआ है पार्ट्स पर मिलियन। नाउ व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन, इट इज कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। ठीक है बेटा, जैसे सी वाटर कंटेन्स 6 × 10⁻³ ग्राम डाई ऑक्सीजन इन 1030 ग्राम ऑफ वाटर। जैसे सी वाटर के अंदर इतने ग्राम ऑक्सीजन होता है बेटा, 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन होता है 1030 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। अब इसके कंसनट्रेशन को हमें पार्ट्स पर मिलियन में निकालना है, तो देखो 1030 ग्राम के अंदर सी वाटर के अंदर कितना ऑक्सीजन है 6 × 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻6 ग्राम सी वाटर के अंदर फाइंड कर लो कितनी ग्राम ऑक्सीजन आ जाएगा, वो हमारा होगा बेटा कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। अब बात समझ में फिर से रिपोर्ट कर रहा हूँ, अगर आपको दिया हुआ है किसी दैट इतने ग्राम वाटर के अंदर इतने ग्राम आपका सब्सटेंस प्रेजेंट है और आपको कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन में निकालना है, तो बेटा ऐसे केसेस में आप 10⁻⁶ ग्राम के अंदर वैल्यूज़ निकाल लो, कितना वेट ऑफ सब्सटेंस आ रहा है, वो कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगी ppm में। जैसे टू कैलकुलेट नोट पॉइंट लिखा है, टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन फाइंड वेट ऑफ सॉल्यूट इन 10⁻⁶ ग्राम या 10⁻⁶ ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बहुत सिंपल, अगर आपको कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन में निकालना है तो आप 10⁻⁶ ग्राम या 10⁻�6 ml सॉल्यूशन के अंदर उस सब्सटेंस का मास निकाल लो, आपको कंसंट्रेशन मिल जाएगा पार्ट्स पर मिलियन में। जैसे 500 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट कंटेन 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन। Now the concentration of fluoride ion in terms of ppm,
तो हमें दिया हुआ है 500 ग्राम के अंदर कितना 0.2 ग्राम है, तो 10⁻6 ग्राम के अंदर निकाल लो कितने ग्राम आपका फ्लोराइड आयन आ रहा है, तो आपको कंसनट्रेशन किस में मिल जाएगा, ppm में। तो देखो 500 ग्राम के अंदर कितना है 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन, तो 10⁻6 ग्राम के अंदर कितना आएगा 10⁻6 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 500, तो कितना आ गया बेटा कंसनट्रेशन 400 ppm। ठीक है बेटा। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार आपका ये आ जाता है कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। तो बेटा याद रखो मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन और मास बाय मास परसेंटेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, जबकि मोलिलिटी और नॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें बेटा वॉल्यूम टर्म आ जाता है और जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम टर्म आ जाएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ इंक्रीज और डिक्रीज होता है बेटा। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ साइड में आपको दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोलिलिटी, मोलिलिटी मोल फ्रैक्शन, मोलिलिटी मोल फ्रैक्शन, मोलिलिटी और नॉर्मेलिटी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा इसमें, कमेंट बॉक्स में बताना टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सा है इनमें से चारों ऑप्शन में से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेटा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइन एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। यानी किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम कितना वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमम, वो हो जाएगा बेटा उस सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी। Now what are the factors which affect solubility? Nature of solute, nature of solvent, temperature and pressure in case of gas. गैस के केस में प्रेशर अफेक्ट करता है बेटा, ठीक है, solubility को। तो ये फैक्टर्स हैं जो solubility को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन solubility। तो हमारे होते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन solubility के बेस पे। नेक्स्ट इसमें देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल हमने ये है कि हमारा 100 ml वाटर के अंदर मैक्सिमम जो है 50 ग्राम NaCl डिज़ोल्व हो सकता है। हमने ये मान लिया दैट 100 ml वाटर के अंदर मैक्सिमम 50 ग्राम NaCl हमारा डिज़ोल्व हो सकता है। तो जब आप 50 ग्राम NaCl मैक्सिमम डिज़ोल्व कर लोगे 100 ml वाटर के अंदर, तो हमें मिलेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और 50 ग्राम अगर आपने डिज़ोल्व नहीं किया है, यानी आप है 1 से लेके 49 ग्राम NaCl आपने लिया है अगर, ठीक है, 100 ml वाटर के अंदर, तो आपका सॉल्यूशन रहेगा बेटा अनसैचुरेटेड। यानी अगर NaCl का जो वेट है 50 ग्राम NaCl से कम है सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्यूशन रहेगा अनसैचुरेटेड। और अगर मास ऑफ सॉल्यूट जो है NaCl, उसका मास 50 ग्राम NaCl से ज़्यादा पहुंच गया सॉल्यूशन के अंदर, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा सुपर सैचुरेटेड। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसमें एक रूल पढ़ाया जाता है लाइक डिजोल्व लाइक, यानी पोलर सॉलिड पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉलिड बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl पोलर सॉल्यूट है, तो ये रैपिडली डिजोल्व हो जाता है पोलर सॉल्वेंट वाटर के अंदर, बट नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन के अंदर नहीं होता है। इसी तरह एंथ्रासिन नेप्थलीन ये नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं, तो ये रैपिडली डिजोल्व हो जाते हैं बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, जबकि वाटर के अंदर ये नहीं होते क्योंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट है। नेक्स्ट बेटा है आपका डेफिनेशन डिसोल्यूशन। नाउ व्हाट इज डिसोल्यूशन? व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट देन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज इन द सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। या ये कह लो बेसिकली किसी सॉल्यूट को जो हम डिज़ोल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं बेटा डिसोल्यूशन। और इससे होगा क्या, सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा बेटा। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है बेटा क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? व्हेन सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन collide with the solid particles and get separate out of the solution is called क्रिस्टलाइजेशन। तो वो फिनोमिना बेटा जिसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर कोलाइड कर जाते हैं ऑलरेडी प्रेजेंट सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर, और ये डिजोल्व ना होकर बेटा सेपरेट हो जाते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं बेटा क्रिस्टलाइजेशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, रेट ऑफ डिजोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, यानी जितना डिजोल्व होगा उतना ही सॉलिड पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएंगे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है बेटा वो कांस्टेंट रहेगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर।
ठीक है, यानी जितना डिजोल्व हुआ बेटा उतना ही सेपरेट हो गया क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो देखो बेटा, अगर हम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो अकॉर्डिंग टू ली शैटरल प्रिंसिपल अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज करेगी। और अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, किसी सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व किया, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो अकॉर्डिंग टू ली शैटरल प्रिंसिपल बेटा सॉल्युबिलिटी आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज करेगा। नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यहाँ से आपका रीजनिंग क्वेश्चन भी बनता है। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है बेटा सॉल्युबिलिटी पे? प्रेशर हैज़ नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर इनकम्प्रेसिबल इन वाटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपका सेशन रीजन क्वेश्चन भी बन सकता है कि दोनों क्या होते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसलिए प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे किसी लिक्विड के अंदर। अब देखो ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ऑप्शन आएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को पढ़ के बेटा अच्छे से, तब आप ये इसका आंसर दीजिएगा ए। और इसी तरह बी आपका इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा इसका कितना होगा। ठीक है बेटा, और इसी तरह सेकंड है आपका, सेकंड में आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा, क्रिस्टलाइजेशन डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन सैचुरेशन, सैचुरेशन क्रिस्टलाइजेशन या डिसोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन। इसका भी आंसर बेटा आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है। ठीक है बेटा, देख लिए क्वेश्चन ये है और एक ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड, हेनरीज लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नीट के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए। नाउ व्हाट इज हेनरीज लॉ एंड व्हाट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कैसे डिफाइन करोगे? तो देखो बेटा, हेनरी लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of the gas present above the surface of liquid। यानी इसमें क्या हमारा जो गैस की सॉल्युबिलिटी होगी वो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी लिक्विड के अंदर। और हम जो सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। और यहाँ से हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो ये आ जाएगा नया कांस्टेंट KH, जिसको हम बोलते हैं बेटा हेनरी कांस्टेंट। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स करते टाइम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। और किसी पार्टिकुलर प्रेशर के लिए हमारे यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा, P/KH। और फॉर ए पार्टिकुलर प्रेशर मोल फ्रैक्शन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बेटा, KH के। अगर KH वैल्यू इंक्रीज करते हो तो मोल फ्रैक्शन क्या करेगा, अगर हम KH इंक्रीज करेंगे तो मोल फ्रैक्शन क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करने का मतलब है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी KH वैल्यू इंक्रीज होने के साथ। अब ये आपका क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज ग्रेटर फॉर गैसेज विद हायर सॉल्युबिलिटी, greater for gases with lower solubility, constant for all gases not related to solubility of gas। तो अगर KH वैल्यू हायर होगा तो गैस का सॉल्युबिलिटी क्या होगा बेटा, लोअर होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा इसमें, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसमें देखो बेटा ग्राफ, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। अब देखो हमारा जो प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। कैसा आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन करवाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और ग्राफ में सपोज अगर आपको दो गैस के लिए ग्राफ दिया है और बी के लिए, और आपसे पूछा जा रहा है किसके लिए सॉल्युबिलिटी KH वैल्यू हाई होगा और किसके लिए सॉल्युबिलिटी हाई होगा। तो देखो बेटा ऐसी केस में आपको एक कांस्टेंट लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, और यहाँ से आप जब लाइन एक कांस्टेंट लाइन ड्रॉ करो और यहाँ से देखो इस पॉइंट पे आपको मोल फ्रैक्शन B मिलेगा, इस पॉइंट पे आपको मोल फ्रैक्शन A मिलेगा। और XB क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ XB इज ग्रेटर देन XA। ग्राफ में हमें दिख रहा है XB XA से ग्रेटर है, इसमें सॉल्युबिलिटी जो है B का वो A से ज़्यादा है। और अगर B का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो KH वैल्यू बेटा B के लिए कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आंसर में XB is greater than XA, so B has higher solubility and XA is low solubility, so A has higher KH value, क्योंकि दोनों क्या इन्वर्सली है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है आपको KH वैल्यू ऑफ सम गैसेस। ठीक है,
ये आपको देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, KH वैल्यू फॉर सम गैसेज एट द सेम टेम्परेचर आर आर्गन, CO2, फॉर्मेल्डिहाइड, मीथेन के लिए आपको KH वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। नाउ द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो बेटा अगर KH वैल्यू और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन है, इनवर्सली, और आपको अरेंज करना है गैस की सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में। तो अगर आपको गैस की सॉल्युबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है तो KH वैल्यू के डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाना, आपको गैस की सॉल्युबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल जाएगा। तो आप यहाँ से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, उस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना। और दूसरा ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपके ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन में, C ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH, तो यूनिट ऑफ KH की अगर हम बात करें बेटा, सेम एज प्रेशर, जो यूनिट प्रेशर का होता है वही यूनिट KH का भी होता है। यानी जब भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे, जो यूनिट प्रेशर का दिया होगा गैस का, वही यूनिट आपको KH का भी लेना पड़ेगा। और KH वैल्यू आपका सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करता है बेटा। और जो KH है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कराओगे तो KH वैल्यू इंक्रीज़ करेगा और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगा। तो इसलिए सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के क्या हुआ बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इट मीन्स अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो सॉल्युबिलिटी बेटा गैस का लिक्विड के अंदर वो डिक्रीज़ करेगा। क्लियर बेटा। नाउ वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिमेन कांस्टेंट, और फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये मैंने आपको कुछ प्रेशर यूनिट्स दिया है, 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है, ये आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते टाइम यूज़ में करना है बेटा, यूज़ करने आपको, है ना, उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। 1 एटमॉस्फेयर किस किसके इक्वल होता है, ठीक है, किस पास्कल में कितना होता है, बार में कितना, टॉर में कितना, mmHg में कितना। और एक आप ये याद रखिएगा, STP पे जो प्रेशर होता है mmHg में 760 होता है और बार में 0.987 बार होता है। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी हम गैस को डिजोल्व करते हैं किसी लिक्विड के अंदर, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अभी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर जब इंक्रीज़ कराओगे तो गैस का सॉल्युबिलिटी बेटा डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस कंडेंसेशन प्रोसेस, तो ये कैसा होता है बेटा, एक्सोथर्मिक होता है। और अकॉर्डिंग टू ले-सैटरल प्रिंसिपल, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो और आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, प्रोसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, जिससे हमारे गैस का सॉल्युबिलिटी बेटा डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी कांस्टेंट, ठीक है बेटा। नाउ व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ हेनरी कांस्टेंट। नेक्स्ट इसमें बेटा बात हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ के लिए। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो देखो बेटा, जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं, दीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, बिकॉज इन कोल्ड वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन गैस इज हाई ड्यू टू लो टेम्परेचर। क्योंकि हमें पता है जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है बेटा, वो टेम्परेचर की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है बेटा, सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट मीन्स अगर टेम्परेचर राइज करती हो तो सॉल्युबिलिटी गैस का क्या करेगा, डिक्रीज, और अगर टेम्परेचर बेटा डिक्रीज करती हो तो गैस का सॉल्युबिलिटी क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। तो पहला एप्लीकेशन तो ये कि जो एक्वेटिक स्पीसीज होती है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है कोल्ड वाटर में, क्योंकि गैस की सॉल्युबिलिटी लो टेम्परेचर पर ज़्यादा रहती है। सेकंड एप्लीकेशन, जो CO2 गैस है बेटा, कीप्स एट हाई प्रेशर फॉर हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। फिर हमने ये भी पढ़ा है, जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा किसके, प्रेशर के, यानी अगर हम प्रेशर हाई रखेंगे तो गैस का सॉल्युबिलिटी भी हाई रहेगा लिक्विड के अंदर। थर्ड इज एनोक्सिया। एनोक्सिया क्या बेटा, ये डिफिकल्टी, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इट इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड पीपल्स लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू लो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड ड्यू टू लो प्रेशर। तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है बेटा, जो पीपल्स हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बेटा, लो होता है। तो लो प्रेशर की वजह से जो ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी है ब्लड के अंदर वो लो रहता है, जिससे ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है। इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा एनोक्सिया। जैसे ये आपको MCQ दिया हुआ है साइड में, पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड ऑफन रिपोर्टेड विद ए प्रॉब्लम ऑफ फीलिंग वीक एंड इनेबिलिटी टू थिंक क्लियरली। द रीजन फॉर दिस इज एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन एट द ग्राउंड लेवल। एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन एट द ग्राउंड लेवल। एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू एट द ग्राउंड लेवल। तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो लेस होता है देन एट द ग्राउंड लेवल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा इसमें, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा कंडीशन है बेंड्स। अब बेंड्स क्या होता है, दैट अंडर वाटर प्रेशर हाई रहता है, सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इंक्रीज इन ब्लड ऑफ स्कूबा डाइवर। तो अंडर वाटर क्या होता है बेटा, प्रेशर हाई होता है अंडर वाटर, ठीक है। जब स्कूबा डाइवर्स नीचे जाते हैं प्रेशर इंक्रीज होता है, जिससे स्कूबा डाइवर्स के ब्लड में गैस की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। और जब ये ऊपर की तरफ आते हैं नियर टू द सी बॉटम, तो
जो डिजोल्व गैसेज हैं वो रिलीज होती हैं ग्रेजुअली एंड ब्लॉक्स कैपिलरीज, और कैपिलरीज को क्या करती हैं बेटा, ब्लॉक कर देती हैं, क्योंकि गैसेज के बबल्स बन जाते हैं कैपिलरीज के अंदर, जिससे एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट होती है जो हार्मफुल होती है स्कूबा डाइवर्स के लिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटा बेंड्स। अब बेंड्स को अवॉइड करने के लिए जो स्कूबा डाइवर्स के पास सिलेंडर्स होते हैं उसको हम डाइल्यूट कर लेते हैं हीलियम के साथ 11.7%, नाइट्रोजन के साथ 56.2% और ऑक्सीजन के साथ 32.1%। तो आपको यहाँ परसेंटेज याद रखना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा नीट में दैट कितना कितना परसेंट होता है। ठीक है बेटा, गैसेस को डाइल्यूट करने के लिए। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इसमें हमारा जो स्लाइड है बेटा, नेक्स्ट है इसमें बेटा हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, दैट आपका एनसीईआरटी प्रॉब्लम बेटा ये हेनरी लॉ इंटेक्स प्रॉब्लम है एनसीईआरटी। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, ये दिया हुआ है हेनरी कांस्टेंट बेटा। इसके अलावा इसमें पार्शियल प्रेशर दिया हुआ बेटा CO2 गैस के लिए, वो दिया है 2.5 एटमॉस्फेयर। अब हमारा केज किस में है बेटा, पास्कल में, तो हम एटमॉस्फेयर को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पास्कल में, और 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, या सिंपली रख दो 1 इंटू 10⁵ पास्कल। तो एटमॉस्फेयर को हम पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। पार्शियल प्रेशर हमारे पास हमें पता है, हेनरी कांस्टेंट हमें पता है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू KH, और मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। और यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O कितना आएगा, हमारे पास 500 ml ऑफ वाटर दिया हुआ है, और डेंसिटी वाटर का होता है बेटा 1 ग्राम पर ml, तो जो भी ml दिया हुआ है वाटर का वो हमारे ग्राम में आ जाएगा, 500 ग्राम डिवाइडेड बाई 18, तो हमारे मोल ऑफ वाटर कितना आ गया बेटा, 27.78 मोल वाटर। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रखो, KH का वैल्यू रखो, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का वैल्यू कितना 27.78, यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 हमारे आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कैलकुलेट करोगे यहाँ से, ये हमें मिलेगा 0.042 मोल, और नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 जो है ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ CO2 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ CO2 44। तो यहाँ से वेट ऑफ CO2 कितना आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 0.042 एंड मॉलिकुलर मास ऑफ CO2 44, तो 1.848 ग्राम हमें मिल जाएगा बेटा मास ऑफ CO2 या अमाउंट ऑफ CO2। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज 4.27 इंटू 10⁵ mmHg। तो देखो बेटा, हमें पार्शियल प्रेशर जो हमें केज का हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है 4.27 10⁵ mmHg, और जो पार्शियल प्रेशर दिया है 760 mmHg। तो यहाँ से हमें सॉल्युबिलिटी निकालना है, और सॉल्युबिलिटी किसके टर्म्स में देखते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में। तो मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर अपॉन KH, और पार्शियल प्रेशर mmHg में कितना 760, और KH कितना 4.27 इंटू 10⁵ mmHg। डिवाइड करो, यहाँ से सोल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा बेटा यहाँ से सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट है बेटा इसमें हमारा 26 वेपर pressure. Now what is vapor pressure? It is pressure exerted by the vapors in a closed vessel over the surface of liquid when rate of vaporization and rate of condensation becomes equal is called vapor pressure. तो किसी भी closed vessel में जब किसी volatile liquid को heat करेंगे तो जब उसमें vaporization और condensation equal आ जाएंगे बेटा, उस condition पे जो pressure exert होगा vapors के through over the surface of liquid उसको हम बोलते हैं बेटा vapor pressure. तो देखो साइड में MCQ दिया हुआ है, the liquid at a given temperature vaporize and under equilibrium conditions the pressure exerted by the vapors of the liquid over the liquid phase is called osmotic pressure, hydrostatic pressure, atmospheric pressure, vapor pressure. तो ऑप्शन कौन सा जाएगा बेटा, डी वेपर प्रेशर। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। एक तो बेटा वेपर प्रेशर आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है इनवर्सली। इट मीन्स अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप इंक्रीज करोगे बेटा, पार्टिकल्स के बीच अगर आप इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। ठीक है। दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कराओगे बेटा लिक्विड का तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, बिकॉज नंबर ऑफ वेपर्स ज़्यादा बनेंगे। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। इट मीन्स अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का हम इंक्रीज करेंगे तो बेटा वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है बेटा। नेक्स्ट 27 वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं बेटा राउल्स लॉ के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। और राउल्स लॉ जो अप्लाई होता है बेटा, ये लिक्विड सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है। और ये भी याद रखिएगा, दोनों लिक्विड कैसे होने चाहिए, वॉलेटाइल होने चाहिए नेचर में। बहुत लिक्विड शुड बी वॉलेटाइल इन नेचर। अब राउल्स लॉ क्या कहता है, राउल्स लॉ कहता है दैट एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू राउस लॉ जो पार्शियल वेपर प्रेशर आएगा किसी कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर वो किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। सपोज हमारे पास दो कंपोनेंट है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, इसको मान लो सॉलिड और ये बेटा हमारा सॉल्वेंट। तो देखो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए क्या हो जाएगा, पी ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पी बी से डिनोट कर दिया, और पार्शियल वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट पी नॉट ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट पी नॉट बी, और ये हमारा मोल फ्रैक्शन ए है, मोल फ्रैक्शन बी है। तो यहाँ से देखो जो पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउस लॉ वो किसके इक्वल है, पी नॉट इंटू एक्स, और यहाँ से हमारा पार्शियल प्रेशर ए कितना आ जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स से, और पार्शियल प्रेशर बी कितना आ जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा सॉल्यूशन का, पी ए प्लस पी बी, और टोटल प्रेशर पी ए और पी बी का वैल्यू रखो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये आपका इक्वेशन बहुत यूज होता है आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। दूसरा में रिलेशन पता है, एक्स ए माइनस एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के। अगर हमने एक्स ए फाइंड कर लिया है तो अगर हमने एक्स बी फाइंड कर लिया तो एक्स ए कितना आएगा बेटा, 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स बी के प्लेस पे रख दो बेटा 1 माइनस एक्स ए। अगर हम ये रखेंगे तो यहाँ से हमारा इक्वेशन सॉल्व होकर हमें मिलेगा टोटल प्रेशर इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ठीक है बेटा, रीअरेंज करने के बाद इक्वेशन को। नेक्स्ट देखो बेटा ग्राफ दिया हुआ है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो इसमें जो ग्राफ आएगा बेटा वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन कैसा आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन करवाएगा, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। तो कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन करवाएगा वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। अब जैसे ये जो कर्व है ये वाला कर्व तो बेटा ए कंपोनेंट के लिए, और ये कर्व बेटा बी कंपोनेंट के लिए, और टोटल तो टोटल प्रेशर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, पी ए प्लस पी बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ है आपका। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो पी नॉट बी है दिस इज मोर वोलेटाइल देन पी नॉट ए। ठीक है बेटा, पी नॉट बी इज मोर वोलेटाइल देन पी नॉट ए। और अगर हम ये मान के चलें, देखो यहाँ पे हमारा जो एक्स ए एक्स बी है दिस इज मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज, है ना बेटा, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज। ये जो आप निकालोगे एक्स ए और एक्स बी, एक्स ए और एक्स बी, ये हमारा मोल फ्रैक्शन आएगा सॉल्यूशन फेज में। बट कई बार क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में अगर आपको निकालना है बेटा मोल फ्रैक्शन, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन वेपर फेज इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इन द सॉल्यूशन। और पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होता है हमारा, पी नॉट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर। इस तरह वाई टू क्या हो जाएगा, पी टू अपॉन पी टी, और पी टू क्या हो जाएगा बेटा, पी नॉट इंटू एक्स टू डिवाइडेड बाई पी टी। राउस लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो देखो बेटा हमारा जो राउस लॉ है वो ये है बेटा, P इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू एक्स, और हेनरी लॉ बेटा हमारा ये P इज इक्वल्स टू के एच एक्स। अगर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे हमारा जो P नॉट आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, के एच के। तो राउस लॉ जो है स्पेशल केस हो जाता है हेनरी लॉ का, कब बेटा, जब P नॉट जो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, हेनरी कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसमें देखो ये प्रॉब्लम दिया हुआ है दैट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 mmHg एंड 700 mmHg रेस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। तो एक तो हमें इसमें कंपोजिशन निकालना है लिक्विड फेज में, दूसरा आल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज, दूसरा में कंपोजिशन वेपर फेज में भी निकालना है बेटा। ठीक है, तो इस केस में अब देखो पी नोट ए कितना दिया है 450, पी नोट बी कितना दिया है 700, और टोटल प्रेशर कितना दिया है बेटा 600। तो यहाँ से देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, टोटल प्रेशर इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। तो देखो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी, और एक्स बी हमने क्या रख दिया बेटा 1 माइनस एक्स ए, और पी टी कितना है हमारे पास 600, और पी नोट ए कितना है 450, मोल फ्रैक्शन हमें पता नहीं है ए का, और पी नोट बी कितना है 700, 1 माइनस एक्स ए। यहाँ से इसको सोल्व करो, 600 इक्वल टू 450 एक्स ए प्लस 700 मल्टीप्लाई में जाएगा इसमें और इसमें, तो ये कितना जाएगा 700 माइनस 700 एक्स ए। और यहाँ से इसको रीअरेंज करोगे तो यहाँ से बेटा सॉल्व करने के बाद मोल फ्रैक्शन हमारा कितना मिल जाएगा 0.4 सॉल्यूशन फेज में, और एक्स बी कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस 0.4 ये मिल जाएगा 0.6। तो हमें मोल फ्रैक्शन मिल गया बेटा किसमें, सॉल्यूशन फेज में। अब हमें मोल फ्रैक्शन अगर वेपर फेज में निकालना है बेटा कंपोजिशन, तो हमारे पास वाई ए क्या आएगा पी नोट ए इंटू एक्स ए अपॉन पी टी, और पी नोट ए कितना है 450, एक्स ए हमारा कितना आया बेटा 0.4 डिवाइडेड बाई 600, यहाँ से सोल्व होकर ये हमें मिल गया 0.30। और मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में बी के लिए क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई ए। ठीक है, 1 माइनस 0.30 ये हमें मिल जाएगा 0.70। ठीक बेटा, नेक्स्ट देखो
द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड P and Q are 18, 60 torr respectively. The total vapor pressure of solution obtained by mixing 3 mol of P and 2 mol of Q would be। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया हमें, पार्शियल वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट पी नॉट भी कितना दिया बेटा 80 और पी नॉट क्यू कितना दिया बेटा 60, ठीक है। और नंबर ऑफ मॉल्स पी के कितने दिए 3 और नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ क्यू कितने है बेटा 2। टोटल प्रेशर हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो टोटल प्रेशर क्या करोगे बेटा, टोटल प्रेशर इक्वल टू पी नॉट पी यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट पी इंटू मॉल फ्रैक्शन ऑफ पी प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट क्यू इंटू मॉल फ्रैक्शन ऑफ क्यू। तो देखो बेटा यहाँ पे हमारा जो मॉल फ्रैक्शन पी के लिए कितना आएगा, नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ पी डिवाइड बाई टोटल मॉल्स 3 + 2 3/5 कितना आ गया बेटा हमारे पास 0.6 और एक्स क्यू कितना आ जाएगा 1 - एक्स पी कितना 0.4। बस इसको फॉर्मूले में रखना है। तो अब हमारे पास जो पी नॉट पी है ये 80 है, मॉल फ्रैक्शन ए के लिए कितना है बेटा 0.6 और जो वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट क्यू के लिए 60 है और मॉल फ्रैक्शन कितना है 0.4। इनको अप्लाई करो, सॉल्व करो, यहाँ से हमें आंसर कितना मिल जाएगा बेटा, टोटल प्रेशर 72 टॉर इज द आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसमें देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो होता है क्या, जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को हम ऐड करते हैं बेटा किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या कर जाता है बेटा, डिक्रीज कर जाता है। तो ये याद रखो, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से ऑलवेज क्या रहेगा, कम रहेगा। अब यहाँ पे एक ग्राफ है वेपर प्रेशर वर्सेस मॉल फ्रैक्शन, वही अगेन स्ट्रेट लाइन करवाएगा बेटा, ठीक है, वेपर प्रेशर वर्सेस मॉल फ्रैक्शन। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे बेटा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसमें हमारा है बेटा ग्राफ वर्सेस आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो बेटा आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन याद रखिएगा दैट इसमें जो पार्शियल वेपर प्रेशर आएगा वो मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा पी नॉट इंटू एक्स, और जो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है वो 0 के इक्वल रहेगा, ना तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होगा ना ही बेटा इसमें हीट इवॉल्व रहेगा। और डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या रहता है बेटा, इसमें 0 रहता है, यानी जब आप दो वॉल्यूम्स को मिलाओगे तो एग्जैक्ट वॉल्यूम आपका मिलेगा आपको, ना तो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा नहीं बेटा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा इंट्रैक्शन जो होगा पार्टिकल्स के बीच में, दो कंपोनेंट्स के पार्टिकल के बीच में वो सिमिलर रहता है, इंट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, ठीक है बेटा। अब जैसे ये एन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन इट्स कंपोनेंट हैव नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, हैव नो एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा इसमें, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो वॉल्यूम में कोई चेंज आते हैं क्या एंथैल्पी में कोई चेंज आता है, कौन सा ऑप्शन है वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखो बेटा हमारे पास दो कंपोनेंट है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, इन दोनों को मिला के हमें मिलता है ए बी लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। ए लिक्विड के अंदर इंट्रैक्शन रहेगा पार्टिकल्स के बीच ए टाइप का, और बी के लिक्विड बी में रहेगा बी बी टाइप इंट्रैक्शन, ठीक है बेटा। और ए बी लिक्विड सॉल्यूशन रहेगा उसमें कैसा इंट्रैक्शन रहेगा, ए बी टाइप ऑफ इंट्रैक्शन। तो बेटा जब भी आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो ए बी लिक्विड ए बी कंपोनेंट के बीच जो इंट्रैक्शन रहेगा वो सेम रहेगा, इंट्रैक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। अभी एग्जाम्पल याद रखिएगा, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, बेंजीन टोलिन, ब्रोमोमीथेन, क्लोरोइथेन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड और सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड आर द एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा वो सॉल्यूशन होते हैं जो राल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और इसमें हमें दो तरह के सॉल्यूशंस मिलते हैं, एक जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राल्स लॉ से, दूसरा जो निगेटिव डेविएशन शो करेगा राल्स लॉ से। अब यहाँ पे देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा बेटा, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राल्स लॉ, उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक है बेटा कि जो जब आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राल्स लॉ, इन दिस केस जो पार्शियल वेपर प्रेशर आएगा दैट विल बी हायर देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में वेपर प्रेशर क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा, है ना, ये लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। और डेल्टा एच मिक्सिंग 0 से ग्रेटर रहेगा तो प्रोसेस कैसा रहेगा, एंडोथर्मिक। दूसरा डेल्टा वी मिक्सिंग 0 से ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब वॉल्यूम क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। और जो ए बी इंट्रैक्शन है बेटा, देखो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, अब वेपर प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच कैसा होना चाहिए बेटा, वीकर होना चाहिए।
तो ए बी इंट्रैक्शन जो रहेगा वो वीकर रहेगा देन ए एंड बी बी इंट्रैक्शन, ठीक है ना। अब इसमें एग्जाम्पल याद रखिएगा, साइक्लोहेक्सेन इथेनॉल, कार्बन डाइसल्फाइड बेंजीन, वाटर इथाइल अल्कोहल, एसीटोन एंड बेंजीन, एसीटोन कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन और इथाइल अल्कोहल। ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखिएगा बेटा, किसी भी एग्जाम्पल से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट एग्जाम में कि कौन सा आपका पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है बेटा। ए सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल, a solution of acetone in ethanol show positive deviation, behave like non-ideal solution or be Raoult's law show negative deviation from Raoult's law। तो देखो एसीटोन इन इथेनॉल कौन सा है, ये हमारे इसमें दिया क्या, एसीटोन इन इथेनॉल। देखो ये लास्ट वाला एग्जाम्पल है, एसीटोन एंड इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, तो कैसा शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा इसमें, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो निगेटिव डेविएशन, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो पॉजिटिव डेविएशन के जस्ट अपोजिट होंगी। तो देखो इसमें क्या रहेगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर आएगा बेटा वो आपका लेस होगा देन पी नोट इंटू एक्स के मल्टीप्लीकेशन से। इट मीन्स यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज। दूसरा डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 रहेगा तो प्रोसेस कैसा रहेगा, एक्सोथर्मिक। डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 रहेगा तो वॉल्यूम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे जो ए बी इंट्रैक्शन है बेटा ये स्ट्रॉन्गर रहेगा क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा बेटा, वो इंक्रीज करेगा। तो इसमें जो ए बी इंट्रैक्शन होगा वो क्या रहेगा बेटा, हायर रहेगा देन ए एंड बी बी इंट्रैक्शन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए नेगेटिव डेविएशन के, वो आप अपने नोट्स में कंप्लीट कर लेना, ठीक है बेटा। और ये आपका सेकंड क्वेश्चन दिया, ये आप इसको अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ दिया है पॉजिटिव डेविएशन के लिए और निगेटिव डेविएशन के लिए। तो देखो ये जो आपका स्ट्रेट लाइन कर्व है ये तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए बेटा, ये किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक। और ये जो पॉजिटिव स्लोप दिखाई दे रहा है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव स्लोप, ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए हो गया। और ये जो हमारा स्लोप नीचे जा रहा है आइडियल सॉल्यूशन से, ये हमारा बेटा किसके लिए, नेगेटिव डेविएशन के लिए, ठीक है बेटा। तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में स्लोप ऊपर कर देना आइडियल सॉल्यूशन स्ट्रेट लाइन से, और नेगेटिव डेविएशन के केस में जब आपको ग्राफ प्लॉट करना होता है तो आप स्लोप क्या ले लेना बेटा, डाउनवर्ड ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। नाउ व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है बेटा। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, ठीक है बेटा, इसकी हम बात करेंगे। तो देखो बेटा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इट इज मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड पेयर्स विच शो डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऐसे दो लिक्विड पेयर्स बनाएंगे बेटा जो राउल्ट्स लॉ से डेविएशन शो करेंगे, पहले तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे लिक्विड पेयर जो राउल्ट्स लॉ से डेविएशन शो करेंगे वो बनाएंगे बेटा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एंड दिस बॉइल्स एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर लाइक ए प्योर लिक्विड, जैसे कोई प्योर लिक्विड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉईल करता है वैसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी बॉईल करता है। बेशक उसमें बेटा दो कंपोनेंट्स होते हैं लिक्विड के। एंड दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इसमें जो लिक्विड कंपोनेंट्स हैं उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाता है, पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है बेटा इनका, ठीक है। और दूसरा हैव सिमिलर कंपोजिशन इन वेपर फेज एंड सॉल्यूशन फेज। नेक्स्ट ये बेटा इनका जो कंपोजिशन होता है वो वेपर फेज में और सॉल्यूशन फेज में सेम रहता है, जबकि कोई अदर मिक्सचर लोगे, अदर होमोजीनस हेट्रोजीनस मिक्सचर, उनका जो कंपोजिशन है वेपर फेज और सॉल्यूशन फेज में अलग होता है। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में हमारे टू टाइप्स मिलते हैं, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दूसरा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या शो करेगा बेटा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से। तो याद देखिए जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा दैट विल बी हायर देन आइदर ऑफ द कंपोनेंट। इसमें आप याद रखिएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में HNO3 और H2O। HNO3 याद रखो 68% लेना होता है और H2O 32%, ठीक है, तभी हमारा ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप HNO3 किसी भी परसेंट में ले लो और वाटर भी किसी परसेंट में मिला के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना दोगे। इस केस में हमें जो कंपोजिशन रखना होता है बेटा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाने के लिए वो ऑलवेज फिक्स होता है, 68% नाइट्रिक एसिड, 32% वाटर। और जो HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 356 केल्विन होता है, जबकि वाटर का 373 केल्विन। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो जो भी आपका हायर कंपोनेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है उससे हायर ही मिलेगा बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये वो होगा जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राउल्ट्स लॉ से। एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, लोअर देन आइदर ऑफ द कंपोनेंट। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो किसी भी कंपोनेंट से क्या रहेगा बेटा, कम ही रहेगा। जैसे इथेनॉल 95% और वाटर 5%, ये दोनों मिला के क्या शो करते हैं बेटा, हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 353.3 केल्विन, जबकि वाटर का होता है बेटा 373 केल्विन। और यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का वो बेटा इन दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या रहेगा बेटा,
कम रहेगा। ठीक है, आप ये दोनों क्वेश्चंस कर सकते हो। द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर, ठीक है, एंड HCl बॉइल्स एट 108.5 डिग्री। व्हेन दिस मिक्सचर इज डिस्टिल्ड इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन प्योर HCl, प्योर वाटर या प्योर वाटर एज प्योर HCl, नाइदर प्योर HCl और वाटर इन देयर प्योर स्टेट। तो सीधी सी बात है, इसमें सेपरेशन होता ही नहीं है बेटा जब हम कराएंगे डिस्टिलेशन कंपोनेंट्स का। तो ना तो इसमें हमें HCl मिलेगा, ना ही इसमें बेटा वाटर मिलेगा। दूसरा, द सिस्टम फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब देखो, जब भी बात आती है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो आपको ऐसे लिक्विड पेयर्स लेने हैं जो निगेटिव डेविएशन शो करेंगे राउल्स लॉ से। क्या शो करेंगे बेटा? निगेटिव डेविएशन राउल्स लॉ से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। देखो यहाँ पे निगेटिव डेविएशन शो हो रहा है बेटा हमारा, निगेटिव डेविएशन में क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन शो करेगा? जो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। और इसमें आपको एग्जाम्पल मिल रहा है बेटा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी वो प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की, डाइल्यूट सॉल्यूशन की, जो बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगी। ये नंबर नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती बेटा। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं बेटा हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे अगर हम बात करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कितनी होती है बेटा, तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारी होती हैं। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहले बात करते हैं रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो, जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। अभी जो हमारा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज हुआ है इन कंपेरिजन टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको बोलते हैं बेटा लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये क्या जाएगा? डेल्टा P इज इक्वल टू P0 माइनस PS, क्योंकि जो हमारा P0 है, ठीक है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ऑलवेज क्या रहता है बेटा? हाई रहता है। तो लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है बेटा? P0 माइनस PS। और रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डेल्टा P P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम, अगर हमें वेट दिया हुआ है सब्सटेंस का, तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऐसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो इसमें। ठीक है बेटा, और यहाँ पे फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन हम डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जो मोल्स ऑफ ए हैं इनको नेग्लेक्ट कर दिए एन बी के रेस्पेक्ट में। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर P0 माइनस PS अपॉन P0, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे इसको इससे, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मॉलिकुलर मास 40 ग्राम पर मोल दैट शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इस प्रेशर टू 80%। तो जो हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो रिड्यूस होकर कितना आ रहा है? 80। तो इनिशियल हम कितना मान लें बेटा? 100। तो देखो P0 कितना हमारे पास? 100 और PS कितना दिया हुआ बेटा? 80% रिड्यूस होकर मिल रहा है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है बेटा? हमें फाइंड करना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? 114 ग्राम ऑक्टेन दिया हुआ है। और मॉलिकुलर वेट जो है सॉलिड का वो कितना दिया बेटा? 40 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास ये इक्वेशन होता है P0 माइनस PS अपॉन P0, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें क्या निकालना है? वेट ऑफ सॉल्यूट। P0 कितना? 100 माइनस PS कितना? 80 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू वेट हमें निकालना है। वेट ऑफ मॉलिकुलर मास ऑक्टेन का कितना? 114 और मॉलिकुलर वेट सॉल्यूट का दिया है 40 और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 114। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमारा 100 माइनस 80 करोगे 20 बाई 100 इक्वल टू वेट। अब 14 से 114 कैंसिल किया जाएगा, वेट बाई वेट W डिवाइडेड बाई 40। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट कितना मिल जाएगा बेटा? हमें 8 ग्राम। ठीक है बेटा, सॉल्व करने के बाद। क्लियर? नेक्स्ट देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। तो हमें वेपर प्रेशर कितना दे दिया प्योर कंपोनेंट का? 23.8 mmHg। और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है हमें बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है 50 ग्राम। और मॉलिकुलर मास यूरिया का कितना होता है सॉल्यूट? 60। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? 850 ग्राम में हम डिजोल्व कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? ठीक है, हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक बेटा। तो देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो देखो हमारे वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का कितना बेटा 23.8, ठीक है, पी एस हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई 23.8 इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 50, ठीक बेटा, एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 60, वेट ऑफ सॉल्वेंट 850 और मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर है तो कितना हो जाएगा बेटा 18। तो यहाँ से इसको रखो 23.8 माइनस पी एस इक्वल टू 23.8 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा बेटा, ठीक है, इसके क्लियर। और यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे 23.8 माइनस पी एस इक्वल टू 0.42, ये पूरा सॉल्व होकर कितना मिल जाएगा बेटा 0.42, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करो, रीअरेंज करो इस इक्वेशन को। सॉल्व करने के बाद हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना मिला बेटा 23.38 mmHg, ठीक है बेटा, क्लियर। और एनसीईआरटी में दिया है 23.4 mmHg, थोड़ा सा वेरिएशन है आंसर, क्योंकि आप कहीं कहीं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देखोगे वहाँ पे इसको कंसीडर किया है, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट को भी कंसीडर किया है, जबकि हमने फॉर्मूले में इसको नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है बेटा जिसपे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। और जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं बेटा किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या कर जाता है बेटा, इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, ठीक है बेटा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट से ऑलवेज हायर रहता है। तो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डेल्टा टीबी से। और डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे नया कांस्टेंट आ जाएगा केबी, जिसको हम बोलते हैं बेटा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या यूबलोस्कोपिक कांस्टेंट। और यहाँ से मोलैलिटी हमारा ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में, और ग्राम में दिए तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको वेट ऑफ सॉल्यूट दिया होता है ग्राम में और वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया होता है बेटा ग्राम में। और इस तरह से हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिकुलर मास या बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपका कांस्टेंट होता है डिग्री सेल्सियस में कितना बेटा 100 डिग्री सेल्सियस, और कैल्विन में कितना 373 कैल्विन, ठीक बेटा। ये ग्राफ है आपका वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो देखो जो आपका वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का किसी टेम्परेचर पे वो ऑलवेज क्या रहेगा बेटा सॉल्यूशन के कंपैरिजन में हायर रहेगा, ठीक है बेटा। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑलवेज क्या रहेगा सॉल्वेंट से कम रहेगा। और जब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल आ जाएगा, उस टेम्परेचर को जहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल आ रहा है, उस टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो डिफरेंस आएगा ये हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी। नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है दैट इंटेक्स क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हमें क्या निकालना है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट हमें इसमें फाइंड करना है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है 99.63 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इसको कैल्विन में कन्वर्ट किया इतना आ जाएगा बेटा 273 ऐड करोगे। और जो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसमें 273 ऐड करोगे इतना बॉइलिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा सॉल्यूशन का। तो यहाँ से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करो हमें ये मिल जाएगा 0.37 कैल्विन। और मॉलिकुलर वेट ऑफ सुक्रोज कितना होता है 342, क्योंकि सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, यहाँ से हमारा मॉलिकुलर मास इतना मिल जाएगा। तो देखो बेटा हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट के भी हमें दिया हुए, मॉलर मास हमें मिल गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें मिल गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमें मिल गया। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हम फाइंड कर लेंगे इक्वेशन को अप्लाई करके 121.67 ग्राम, ठीक है बेटा। बाकी तो इसमें आपको सॉल्व ही करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट देखो बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा टीएफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो बेटा, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू ए सॉल्वेंट देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी जब भी हम किसी सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो बेटा जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट से ऑलवेज क्या रहेगा बेटा, लेस रहता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ क्या आ जाएगा बेटा,
TF नोट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट डालोगे नया कांस्टेंट आएगा KF, जिसको हम बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या बेटा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना बेटा, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और मोलैलिटी का आप फॉर्मूले मोलैलिटी को ओपन करके रखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया है, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, 1000 ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया। तो इसमें भी आपको क्या करना है बेटा, ये फॉर्मूला याद रखना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट TF नोट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू KF वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ठीक है, ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ये कर दिया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो देखो बेटा हमारा ये जो सब्सटेंस है सॉलिड सब्सटेंस है, अब इसका ये हमारा लिक्विड फॉर्म में सॉल्वेंट और ये लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे जब हमारा सॉल्वेंट और सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल आ जाएगा, वो टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल आ जाता है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और अगर सॉलिड और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल आ रहा है बेटा, वो टेम्परेचर हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो बेटा, KF एंड KB डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार KF हमारा दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, KF और KB कई बार नहीं भी दिया होता, बट उसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड होता है KF एंड KB निकालने के लिए। तो बेटा KF इक्वल होता है R इंटू M1 इंटू TF स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूज़न। तो ये आपका R यहाँ पे बेटा गैस कॉन्स्टेंट है, M1 यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, क्योंकि KF और KB सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं। TF हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और डेल्टा H फ्यूज़न हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। इसी तरह KB हम निकाल लेंगे बेटा, R गैस कांस्टेंट है, M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा और डेल्टा H वेपोराइजेशन ही हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। दूसरा रिलेशन याद रखिएगा, KF एंड KB में इंपॉर्टेंट रिलेशन है डेल्टा TF अपॉन KF इक्वल टू डेल्टा TB अपॉन KB। और ये दो सॉल्यूशन के लिए रिलेशन कब आता है बेटा, जब जो कंसंट्रेशन है दोनों सॉल्यूशन का सेम रहेगा, व्हेन कंसंट्रेशन इज सेम, यानी मोलैलिटी जब सेम रहेगा दोनों के लिए, तब बेटा हम ये रिलेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें है आपका कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इस मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसमें हमें KF दे दिया 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो पहले देखो विटामिन C का फॉर्मूला दिया है, तो हमारा यहाँ से विटामिन C का मोलर मास ये मिल जाएगा बेटा। वेट ऑफ सॉल्यूट हमें निकालने हैं, कितना वेट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड हमें चाहिए 75 ग्राम में डिज़ोल्व करने के लिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट 75 ग्राम, और जो इसमें लॉवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट मिल रहा है बेटा डेल्टा TF ये कितना मिल रहा है 1.5 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से KF हमें कितना दिया 3.9। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, डेल्टा TF इक्वल टू KF वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू निकालना है, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। बाकी सारी वैल्यूज हमें दी है, डेल्टा TF दिया हुआ 1.5 और मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें मिल गया 176, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें मिल गया 75। KF का वैल्यू हमारे पास कितना है बेटा 3.9 इंटू 1000, यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा 5.067 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट हमें मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है ए 5% सॉल्यूशन बाय मास। ठीक है, 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। ये पहला डाटा दे दिया इन्होंने NCERT ने। दूसरा ये कह रहे हैं कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। ठीक है बेटा, तो ये बात समझ में आ रही है। 5% सॉल्यूशन कैन शुगर दिया हुआ है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा 271 केल्विन। तो देखो फर्स्ट केस, देखो हमारा जो फर्स्ट केस दिया हुआ है, फर्स्ट केस में हमारा वेट ऑफ शुगर कितना 5 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 95 ना भाई, 5% दिया हुआ है मास बाय मास। तो आपका इसमें जो शुगर है केन शुगर ये तो 5 ग्राम आ जाएगा, तो बाकी 100 माइनस 5 कितना आ जाएगा 95 ग्राम क्या आ जाएगा बेटा वाटर आ जाएगा। ठीक है, मॉलिकुलर मास सुक्रोज के लिए कितना बेटा 342 ग्राम पर ml। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना दिया बेटा 273.15 केल्विन, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है बेटा 271 केल्विन। तो यहाँ से डेल्टा TF निकाल लो,
डेल्टा टी एफ हो जाएगा टी एफ नॉट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना है 273.15 माइनस 271, तो यहाँ से हमें डेल्टा टी एफ कितना मिल गया बेटा 2.15 केल्विन। तो देखो डेल्टा टी एफ पता चलेगा, के एफ हमें पता है, ठीक है बेटा, सॉरी के एफ हमें निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट हमें दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता चल गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है। तो यहाँ से हम के एफ निकालेंगे बेटा, इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये हमारे पास डेल्टा टी एफ कितना आ जाएगा बेटा 13.97। सेकेंड केस में हमारा केस है 5% ग्लूकोज इन वाटर। तो अगेन वेट कितना सॉल्यूट का 5 ग्राम ग्लूकोज और वेट ऑफ सॉल्वेंट 95 ग्राम और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना 180। अगेन टी एफ नोट कितना आएगा बेटा 273.15 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमें यहाँ पे फाइंड करने, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर, है ना, ये हमें फ्रीजिंग पॉइंट पता करना है। तो देखो डेल्टा टी एफ के एफ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो देखो हमें के एफ हमें पता चल गया, पहले वाले में हमने निकाला था 13.97, वेट ऑफ सॉल्यूट हमें पता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता है बेटा, ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी हमें पता है। तो यहाँ से डेल्टा टी एफ कितना आया 4.085 और डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से टी एफ नॉट कितना 273.15 माइनस 4.085, यहाँ से सॉल्व होके हमारे आ जाएगा 269.065 केल्विन। नेक्स्ट देखो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को करने से पहले ऑस्मोसिस की बात कर लेते हैं। क्या होता है ऑस्मोसिस बेटा? इट कैन बी डिफाइंड एज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओनली थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन साइड। ठीक बेटा, तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं बेटा ऑस्मोसिस। नाउ व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोसिस फिनोमेना को रोकने के लिए हम जो प्रेशर अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन साइड पे, उसको कहते हैं बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और सी क्या होता है हमारा कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम इन लीटर इनटू आर टी। तो ये अब फॉर्मूला याद रखिएगा, पाई इज इक्वल टू वेट सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू आर टी। अब ये नोट पॉइंट याद रखिएगा दैट अगर मोर देन वन सॉल्यूट प्रेजेंट है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में आप निकालोगे बेटा N1 प्लस N2 से, और ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू आर टी। आर का वैल्यू 0.0821 रख लेना लीटर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और पास्कल में ये हो जाएगा 8.314 इंटू 10³ पास्कल। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में निकालना है तो आर का वैल्यू ये रख लो, ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में निकालना है तो आर का वैल्यू ये रख लेते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो दो सॉल्यूशन अगर आइसोटोनिक है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम रहेगी, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा। और बात करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर बेटा हमारे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सॉल्यूशन का वो दूसरे ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन से ज़्यादा है तो ऐसा सॉल्यूशन हो जाता है बेटा हाइपरटोनिक। अब बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस का जस्ट अपोजिट होता है बेटा, और ये कब होता है जब हम प्रेशर अप्लाई कर देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा सॉल्यूशन साइड पे, तो होता क्या है जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो फिर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं बेटा हम रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। और रिवर्स ऑस्मोसिस किस में यूज़ होता है? फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसमें क्वेश्चन दिया कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्सर्टेड बाय ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास 185,000 इन 450 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी न्यूमेरिकल्स करोगे पहले ये देख लिया करो दैट आपको उसमें क्या कैलकुलेट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या दिया हुआ है? वेट ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इतना दिया हुआ है, वॉल्यूम 450 ml दिया है, इसको चाहे तो लीटर में कन्वर्ट कर लेना 0.50 लीटर, ठीक बेटा। और टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस दिया है, कैल्विन में कन्वर्ट कर लो, 273 ऐड करके 310 कैल्विन में ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमें पता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है लीटर में, आर का वैल्यू हमें पता चल गया, ठीक है, और पास्कल में रखोगे आर का वैल्यू, और टेम्परेचर हमें पता चल गया। तो यहाँ से देखो वेट ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 185,000 इंटू वॉल्यूम कितना 0.450 लीटर, और इस किस में निकालना है हमें ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। तो पास्कल में निकालने के लिए बेटा आप क्या करोगे इसमें, हाँ पाई
जो है हमारा 1 एटमॉस्फेयर इतना इक्वल होता है। पहले हमने ये एटमॉस्फेयर में निकाल लिया, पाई किस में निकाल लिया बेटा, एटमॉस्फेयर में 0.0821 रख के, देन इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया बेटा, पास्कल में कन्वर्ट कर लिया, इससे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। या आप इसको स्टार्टिंग में पास्कल में कन्वर्ट कर लो, 8.314 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, आर का वैल्यू इतना रख लो, पास्कल में आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, कुछ सब्सटेंस होते हैं बेटा जो सॉल्वेंट के अंदर जब ऐड करोगे वो या तो एसोसिएशन में चले जाते हैं या बेटा डिसोसिएशन में चले जाते हैं। तो होता क्या है, ड्यू टू एसोसिएशन डिसोसिएशन जो ऑब्जर्व मोलर मास है वो या तो हायर आएगा एसोसिएशन के केस में और लोअर होता है डिसोसिएशन के केस में, देन एक्सपेक्टेड मोलर मास विच इज़ कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। जब किसी सब्सटेंस को हम बेटा ऐड करेंगे किसी सॉल्वेंट के अंदर, अगर वो एसोसिएशन में चला जाता है, एसोसिएशन मतलब पार्टिकल्स एसोसिएट कर जाते हैं, 2 से 1 बन जाएगा, 4 से 2 बन जाएंगे, ठीक है, तो ये बोलते हैं एसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या होता है, पार्टिकल्स ब्रेक होके 2 पार्टिकल या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स बना लेगा ब्रेक होके। तो एसोसिएशन के केस में मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं, जिससे मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा। और डिसोसिएशन के केस में पार्टिकल्स क्या होते हैं, ब्रेक होके क्या हो जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स बनते हैं, जिससे हमारा जो मोलर मास है वो लो हो जाता है इन कंपेरिजन टू नॉर्मल मोलर मास। और ये जो हमें देखने को मिलता है एसोसिएशन डिसोसिएशन के केस में, जो हमें मोलर मास ऑब्जर्व होता है, इसी को बोलते हैं बेटा हम एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। दूसरा ऐसे भी समझो, एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, इसलिए जो हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे। तो अगर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहे हैं तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज करेगा। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करिए तो बेटा मोलर मास इंक्रीज करेगा। डिसोसिएशन के केस में क्या है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज करेगा और मोलर मास क्या कर जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो वांट ऑफ फैक्टर आई, आई इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों का रेशियो होता है बेटा वांट ऑफ फैक्टर आई, और ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और मोलर मास के टर्म्स में देखें तो ये हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट, आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मोलर मास एबनॉर्मल मोलर मास। ये हमारा आई हो जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन इनिशियली। तो यहाँ से देखो एसोसिएशन का केस अगर है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, एसोसिएशन में कम हो रहे हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन है वो ज़्यादा रहेंगे। तो बेटा इस केस में जो एसोसिएशन के केस में आई वैल्यू आएगा वो लेस देन 1 आना है। डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे इन कंपेरिजन टू नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली टेकन, तो इसलिए इस केस में आई क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। और अगर कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन का केस नहीं है तो उस केस में आई कितना होता है बेटा, 1 के इक्वल। और अगर कोई सॉल्यूट है अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% डिसोसिएशन में जा रहा है, तो आपको क्या करना है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसको आयनाइज कराओ, और या फिर ये देख लो इलेक्ट्रोलाइट में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, वहीं से हमें पॉइंट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे NaCl में कितने एटम्स हैं, 2, एक सोडियम है क्लोरीन, तो आई वैल्यू कितना 2। CaCl2 में देखो 1 कैल्शियम है 2 क्लोरीन है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने 3, तो आई वैल्यू भी कितना 3। AlCl3 में देखो 1 एल्यूमिनियम है 3 क्लोरीन है, तो बेटा कितना आई वैल्यू आ गया 4। और देखो Al2SO4 होल थ्राइस में 2 एल्यूमिनियम है 3 सल्फेट है, तो आई वैल्यू कितना आ गया बेटा 5। तो इस तरह से आप या तो आयनाइज कर लो या नंबर ऑफ एटम्स देख लो, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस देख लो, तो यहाँ से हमें आई वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। दूसरा ये रिलेशन याद रखिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और वांट ऑफ फैक्टर आई में क्या रिलेशन होता है, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, जहाँ पे n है हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। दूसरा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर आई में क्या रिलेशन है, अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n, जहाँ पे n क्या अगर डाइमर बना रहा है एसोसिएशन से मॉलिक्यूल तो n वैल्यू आ जाएगा 2, और अगर ये ट्राइमर बना रहा है बेटा एसोसिएशन से तो n वैल्यू आ जाएगा बेटा 3, ठीक है बेटा। अब देखो अगर इससे पहले जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो थी बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट लाइक सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बट अगर केस है इलेक्ट्रोलाइट का, किसका केस है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट का केस है, यानी कोई सॉल्ट आपको दिया हुआ है या एसोसिएशन या डिसोसिएशन का केस है। क्वेश्चन में कई बार दे देते हैं एसोसिएशन, बट डिसोसिएशन जनरली नहीं दिया होता है, और ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दैट अगर सॉल्ट है तो वो तो बेटा
वाटर के अंदर एक्वस मीडियम में आपका डिसोसिएट होकर आयंस देता है, कैटायन और एनायन। इलेक्ट्रोलाइट के केस में या एसोसिएशन डिसोसिएशन के केस में बेटा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है मॉडिफाई हो जाती है। यहाँ पे आपको आई वैल्यू कंसिडर करके चलना होता है बेटा। अगर आप आई वैल्यू नहीं लोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के केस में। दूसरा देखो बेटा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है बेटा। हमें क्या निकालना है, डेल्टा TF हमें निकालना है, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वन 10 ग्राम ऑफ CH3 CH2 CHCl COH। तो वेट ऑफ सॉलिड कितना, 10 ग्राम। मॉलिकुलर वेट हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे 122.5 ग्राम। कितना वेट ऑफ सॉलिड कितने में ऐड किया, 250 ग्राम ऑफ वाटर में हमने ऐड किया। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना दिया है, 1.4 10⁻³ और KF कितना दिया हुआ बेटा 1.86। तो हमें ये सारा डाटा दिया हुआ है। डेल्टा TF हमें निकालना है, तो इसके लिए तो बेटा पहले आपको आई निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये किसका केस है बेटा, एसिड दिया हुआ है। तो ये जब आप डालोगे तो ये आपका डिसोसिएट होगा, ठीक है। अल्फा, ठीक बेटा, आई हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें दिया है, एक रिलेशन ये होता है बेटा K = C∝²। और अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, √K/C, ठीक है बेटा। एक रिलेशन होता है, अगर हमें आई वैल्यू फाइंड करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में आई वैल्यू फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा I-1/n-1। ये रिलेशन है ना, तो अल्फा निकालना पड़ेगा ना। अगर आपको आई वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपको अल्फा वैल्यू भी तो पता होना चाहिए। और हमारे पास एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है K, और K इक्वल होता है बेटा C∝² के, और यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, √K/C। अभी जो C है ये हम किसका केस देख रहे हैं, डेल्टा TF का। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है ये क्या है बेटा, हमारी मोलैलिटी है। क्या है ये कंसंट्रेशन, हमारी मोलैलिटी। और मोलैलिटी हम कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। तो यहाँ से हमारी मोलैलिटी कितनी आ गई बेटा, मोलैलिटी यानी कंसंट्रेशन मिल गया 0.32 मोलल। और यहाँ से अल्फा =√K/C। K कितना है हमारे पास, 1.4 × 10⁻³ और C कितना दिया बेटा 0.32 हमने ये कैलकुलेट किया है। तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया बेटा 0.065। तो देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर में हमारे पास ये रिलेशन है बेटा, ठीक। यहाँ पे n वैल्यू कितना आएगा 2, क्योंकि एसिड डिसोसिएट होके एक H+ देगा एक एनायन देगा, ठीक बेटा। तो यहाँ से हमारा अल्फा हो जाएगा I-1। ये तो 2 - 1 क्या हो गया 1, तो अल्फा क्या हो गया I-1 और I क्या हो गया बेटा 1 + अल्फा, और ये 1 + अल्फा कितना 0.065। तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा I 1.065। तो डेल्टा TF क्या हो गया, I का वैल्यू रखो, KF का वैल्यू रखो, मोलैलिटी का वैल्यू रखो। तो I का वैल्यू इतना आया, KF 1.86, मोलैलिटी 0.32। तो हमें जो डेल्टा TF कितना मिल जाएगा 0.65 केल्विन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा, इसमें तो हमें कैल्शियम क्लोराइड का अमाउंट ये हमें निकालना है। आई वैल्यू हमें इसमें दे दिया 2.47 ऑलरेडी। वॉल्यूम दिया हुआ है 2.5 लीटर क्वेश्चन के अंदर, और ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 7.5 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ CaCl2 है ना, W हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो पाई = I × CRT, और C क्या है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू RT। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वेट हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, पाई इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर डिवाइडेड बाई I × RT। तो देखो बेटा पाई कितना 0.75 एटमॉस्फेयर, मॉलिकुलर मास हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड का आता है बेटा 111, और वॉल्यूम कितना दिया है 2.5 लीटर, और आई वैल्यू कितना 2.47, आर वैल्यू कितना 0.081 लीटर एटमॉस्फेयर में, और टेम्परेचर 300 केल्विन। यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड आप निकाल लो कितना रिक्वायर्ड होगा, 3.42 ग्राम रिक्वायर होगा, ठीक बेटा। अब देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये है, द इलेक्ट्रोलाइट हैविंग सेम वैल्यू ऑफ वांट हाफ फैक्टर एज दैट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइज। तो देखो बेटा Al2SO4 होल थ्राइज में भी पीछे बताया था वांट हाफ फैक्टर इस केस में कितना आएगा 5, क्योंकि यहाँ से हमें 2 तो एल्यूमिनियम मिलेंगे बेटा 2Al3+, और 3 क्या मिलेंगे हमें यहाँ से SO4 2-, तो 2 + 3 कितना 5। तो यहाँ से आई वैल्यू कितना मिल गया 5। अब तुम्हें ऐसा सॉल्ट यहाँ से लेना है 1 2 3 4 में जिसमें 5 आपके आयंस प्रेजेंट होंगे। तो देखो बेटा K4FeCN6 इसका आंसर आ जाएगा K4FeCN6, क्योंकि इसको जब आयनाइज करोगे 4K पॉजिटिव बनेगा प्लस FeCN6 फॉर नेगेटिव, FeCN6 फॉर नेगेटिव। तो 4 आयंस यहाँ मिलेंगे, 1 आयंस यहाँ मिलेगा, तो कितने मिलेंगे 5 आयन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसमें, 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो वांट ऑफ फैक्टर हमें निकालना है, नहीं इसमें वांट ऑफ फैक्टर आई तो दिया हुआ है,
0.1 मोलर बैरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन के लिए 1 फैक्टर आई कितना है 2.74। नाउ कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, हमें यहाँ पे बेटा क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब ये रिलेशन हमने बताया था ना आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में अल्फा इज I-1/n-1। तो बेटा अल्फा तो इसमें हमें आई दिया हुआ ना, आई कितना दिया है 2.74 और कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.1 मोलर, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स सॉरी एन वैल्यू हमें पता करना है। मैंने बताया एन वैल्यू कैसे पता करोगे, जो भी साल्ट दिया इलेक्ट्रोलाइट उसको आयनाइज कराओ तो हमें बैरियम 3+ मिलेगा, बैरियम 2+ मिलेगा, प्लस 2NO3- मिलेगा। तो यहाँ से एन वैल्यू देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मिल रहे हैं आयनाइजेशन के बाद 3 हमें मिल रहे हैं, तो एन वैल्यू 3 रख दो। तो अल्फा इक्वल टू I-1/n-1, अल्फा इज इक्वल्स टू आई कितना 2.74 -1 डिवाइडेड बाई एन कितना आया बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मिले डिसोसिएशन के बाद 3 -1 कितना आ गया 2, और ये कितना 2.74 -1 कितना 1.74, 1.74 बाई 2 कितना 0.87। और जब आप परसेंटेज में निकालोगे अल्फा को तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा बेटा 87%। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन चैप्टर आपका रिवाइज करा दिए बेटा। इसमें आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए, कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए। ये आपका 1 शॉट वीडियो है, ये आपका कंप्लीट ये स्लाइड तैयार किया गया है। आप यहाँ से चाहें तो नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, और अगर आपको कोई टॉपिक इंडिविजुअली समझना है, सेपरेटली समझना है, तो उसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन चैप्टर्स का पूरा सीक्वेंस में डाला हुआ है बेटा, टॉपिक वाइज पूरा वीडियो लेक्चर डाला हुआ है टॉपिक वाइज भी। और ये बेटा हमारा 1 शॉट वीडियो था, इसमें मैंने आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए। बेहतर ये होगा अगर आपको 1 शॉट वीडियो देखना है तो इससे पहले आप इंडिविजुअल जो भी लेक्चर्स मैंने डाले सॉल्यूशन चैप्टर पे, वो पहले आप उनको अच्छे से देख लेना, अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना। और ये जो 1 शॉट वीडियो है ये रिवीजन पर्पज़ के लिए, एक शॉर्ट वीडियो में सॉल्यूशन पे और डाल दूंगा जो आपकी सिंपली न्यूमेरिकल बेस्ड होगी और डेफिनेशन सिंपली फार्मूला बेस्ड होगी, और बेटा न्यूमेरिकल बेस्ड होगी, फार्मूला डेफिनेशन बेस्ड होगी। वो शॉर्ट रिवीजन के लिए मैं डाल दूंगा आपका सॉल्यूशन चैप्टर का एक फिर से रिवीजन शॉर्ट, ठीक है बेटा। तो थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, ठीक है बेटा। और जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए कमेंट बॉक्स में आंसर के लिए, उनको सॉल्व करके बेटा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा।